चलिए बच्चों, तो अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, आराम से समझते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जैसे हमें पता है कि एक घर के अंदर जो रिसोर्सेज है वो भी क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं, है ना। तो जिन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है हम उसको इस्तेमाल कर देते हैं, जिनका ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता तो घर में हम उसको बाद में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो बोला क्या, इकोनॉमिक्स का जो टर्म ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से हुआ, जिसका नाम है इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, टिल 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी तक इकोनॉमिक्स को जाना जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से। थर्ड है द बुक नेम, एक किताब आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में, यूजुअली एब्रीविएटेड एज द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसको शॉर्टकट नेम दिया गया द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। किसके द्वारा, एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इट्स कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सबसे पहला मॉडर्न वर्क था जो इकोनॉमिक्स पे किया गया। उसके बाद बोला टू फंडामेंटल फैक्ट्स आर, दो फंडामेंटल फैक्ट्स है ना, मतलब रियल फैक्ट है क्या, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, है कि नहीं। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो अनलिमिटेड है। लेकिन द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स, ठीक है, फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बोला है बट इनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, मतलब इंसान की असीमित इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है ना, वो स्कैर्स हैं। और यही बनाता है हमारा क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कि मतलब ये जो स्कैर्स रिसोर्स है इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए इंसान की असीमित इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ठीक है, यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आगे बोला इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट, अच्छा ये कुछ नहीं काट देना, बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्कैर्स रिसोर्सेस आर एलोकेट टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द सोसाइटी। जो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि जो स्कैर्स रिसोर्स है इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके ताकि जो इंसान की असीमित इच्छाएं हैं उसको पूरी किया जा सके। आगे क्या बोला है, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, आर नॉट फुल्ली कवर्ड बाय दिस कंसेप्ट। तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बोला है सिर्फ इन दोनों चीजों से ही नहीं होता है, और भी कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, इसलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला है, इसको क्या कहते हैं, एक नैरो कंसेप्ट है। उनका मानना है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कि इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो रिसोर्सेस हैं, क्या जो थर्ड चीज है, दो तो ऊपर आई गई, रिसोर्सेस आर नॉट फिक्स्ड। क्या रिसोर्सेस हमेशा जो है वो क्या फिक्स्ड ही रहेंगे, नहीं। तो बोला कि रिसोर्सेज जो हैं उनमें भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो डिपेंड करता है बोला है प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है जी। आगे बोला है इन द डे टू डे इवेंट्स वी कम अक्रॉस सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज एज वेल एज इन द जनरल प्राइस। जनरल प्राइस मतलब जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सम कंट्रीज डिस्पाइट जनरल पॉवर्टी। तो कई देशों में देखा जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, गरीबी है बट फिर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला है हाई है, एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अदर्स, और कहीं पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत खराब है, मतलब गरीब है लोग, एंड सम फर्म्स मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स व्हाइल अदर्स क्लोज डाउन। तो ये सारी चीजें बोले देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, बोले ये सारी चीज भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बताती है, इकोनॉमिक इश्यूज को बताते हैं देश की। ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या बोले, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल एनेबल अस टू डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो बोले जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें मदद मिलेगी इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशू, कि कौन कौन से हैं इकोनॉमिक इश्यूज हैं और उन इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये तभी पता चलेगा जब हम एक ब्रॉड स्टडी करेंगे किसकी, इकोनॉमिक्स की। ठीक है बच्चों, क्लियर है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जोएल डीन का क्या कहना है, डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। बोला इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमी में जांच पड़ताल करना पड़ेगा, पास्ट ट्रेंड को देखना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। समझ में आया। आगे क्या बोला है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है बच्चों उसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो बोला इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो एमसीक्यू कैसे आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स देंगे। ठीक है, एज इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो इसमें कई सारे
है ना, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बिजनेस की बात करते हैं। तो जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब बिजनेस में जरूरत है इकोनॉमिक्स के इन पार्ट्स को, तो इसलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है एक बिजनेस का जो हेड है, रिस्क टेकर है, वो कौन है? मैनेजर। तो मैनेजर जब कोई डिसीजन लेता है, बिजनेस डिसीजन, तो उसको क्या करना होता है? बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है जो रिसोर्सेस हैं वो स्कैर्स है, तो उस रिसोर्स का किस तरीके से सही ढंग से एलोकेट करे बोलकर उसको क्या करना पड़ता है? इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ता है, तो इसलिए उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो वही चीज लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस to make business decision involving the best use of organization's scarce resource। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो स्कैर्स रिसोर्स है उसका बेस्ट इस्तेमाल हो सके बोलकर इकोनॉमिक एनालिसिस करनी पड़ती है उन रिसोर्स की। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसको बच्चों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो ये आपका डेफिनेशन था। तो आपको पूछा जा सकता है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है, एमसीक्यू में ऑप्शन दे देंगे, है ना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों दिया जाता है, वैसे ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, सिंपल है। चलिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर अब हमने पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, उसका एग्जांपल, उसे और किस नाम से पुकारा जाता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये एग्जामिन करता है या स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं जब हम लोग। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कि कंज्यूमर्स भी हो या हम लोग फर्म्स की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ द इंडिविजुअल यूनिट, चाहे इसके अंदर कंज्यूमर्स हो या फर्म्स हो, मेक डिसीजन एज टू हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट दियर स्कैर्स रिसोर्स। जो रिसोर्स है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये रिसोर्स क्या स्कैर्स है ना, लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्स का सही ढंग से किस तरीके से इस्तेमाल करें, एफिशिएंटली कैसे इसको एलोकेट करें। ठीक है, एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा या एक इंडिविजुअल यूनिट के द्वारा, वही हमारा क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो इसको प्राइस थ्योरी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई आर इट्स टूल। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही देखो इंडिविजुअल बोला है, तो इंडिविजुअल जो डिमांड, ठीक है, एक पर्सनल की जो डिमांड हो रही है और एक पर्सनल फॉर्म की जो सप्लाई हो रही है, बोला ये इसके टूल्स है, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आते हैं। अब इसके अगर एग्जाम्पल करें तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग, वो इसका एग्जाम्पल होगा। कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, एक कंज्यूमर या अलग अलग कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो भी क्या आएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फैक्टर प्राइसिंग, जब एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन करने पर उसको क्या लग रहा है? लैंड, लेबर, तो इन पे जो खर्चा कर रहा है उसको कहलाएंगे फैक्टर प्राइसिंग। उसके बाद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, सभी का नहीं बोला, पूरा भारतवर्ष का, एक सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिहेवियर ऑफ फॉर्म्स, है ना, फॉर्म्स का अलग अलग फॉर्म का जो अलग अलग बिहेवियर हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है, क्या वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करना है ना, जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता मिले, चीप लेबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बस एकदम रट्टाफिकेशन एक तरीके से। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? जब इकोनॉमी को हम एज अ होल पढ़ेंगे। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, या आप कह सकते हो समेशन ऑफ इंडिविजुअल, जब सभी कंज्यूमरों को, सभी प्रोड्यूसर को एक साथ मिला देंगे तब जाके वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जब हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को एज अ होल, तब जाके वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बोला है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। वहां पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई था, यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है जी, तो टोटल डिमांड और जो टोटल सप्लाई है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे बच्चों? नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल आउटपुट, ये जीडीपी हो गया आपका, मतलब पूरे देश के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है, हाँ, वो टोटल वैल्यू क्या कहलाता है? नेशनल आउटपुट।
नेशनल इनकम देश का इनकम, जब हर एक इंडिविजुअल का इनकम को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आएगा। द जनरल प्राइस लेवल जो कि इन्फ्लेशन है ना, इतना बढ़ गया, तो ये एज अ होल देखा जाता है। इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई फिक्स करती है, पूरे देश भर में एक जैसा होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो गुड्स का लेन देन हो रहा है उसकी जो वैल्यू हो रही है वो क्या रहेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ओनली नॉट गुड्स बट सर्विसेज का भी लेन देन जो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड पेमेंट, जैसे गिफ्ट्स हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारा कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ पे हम पूरी कंट्री का बोल रहे हैं, है ना, एक देश का दूसरे देश के साथ। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, है ना, जैसे आज रुपये की बात करें डॉलर के कंपेरिजन में कितना है, तो ये क्या पूरे कंट्री के हिसाब से चलेगा, ठीक है। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो ओवरऑल सेविंग कितना हो रहा है, पूरा ओवरऑल देश का इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एम्प्लॉयमेंट पूरी देश की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश की ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारा एज अ होल बात कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपने मेन जो वर्ड है वो ध्यान से देखना है, ठीक है, जिसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, है ना। पेपर में ये सारा आपको लिखना नहीं है, आप लोगों को ही पता है, आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस की तरह काम करता है बोला है। अब साइंस में क्या होता है बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब मान लो कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो वो क्या है, एक कॉज है, ठीक है। अब मिलाने के बाद एक नया चीज तैयार हुआ, मान लो पानी तैयार हुआ, ठीक है, तो वो क्या इफेक्ट है। तो साइंस बोला यहाँ पे क्या, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। उसी तरीके से बिजनेस में भी बोला है क्या, वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल पाता है। अब जैसे मान लो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ बिजनेस हो गया, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो कॉज है, और उस कॉज को दूर करना, ठीक है, वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो इसलिए उसको भी बोला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या बोला है, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यही बताया हमने। मैंने क्या कहा, जिस तरीके से साइंस में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल पाता है ना, उसी तरीके से बच्चों बिजनेस में भी क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे बिजनेस में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कॉज हो गया, और उसके समाधान के लिए वो क्या करती है, इट इंटीग्रेट्स मतलब ऑल टुगेदर, एक साथ, इट इंटीग्रेट्स द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस सच एज, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल करती हैं, और इकोनोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। जब इकोनॉमिक्स में मैथ्स देखा जाता है तो उसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। तो बोला क्या है, उसी तरीके से बिजनेस में एक डिसीजन साइंस की तरह, ठीक है, एक साइंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बोला है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, या इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोला है अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो ज्यादातर ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, है ना, इकोनॉमी को ऐसा होल नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का पता करेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम का पता करेंगे, उसका समाधान करेंगे, इसी तरीके से जब धीरे धीरे करेंगे तब जाके वो इकोनॉमी एज अ होल आएगा। बट जनरल सेंस में अगर मैं बात करता हूं बच्चों की, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये हो गया जब हम एक स्टडी कर रहे हैं एक इंडिविजुअल फॉर्म को या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को। तो बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न मोर विद द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट। वही बताया मैंने कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इट रिलाइज हैवीली ऑन द टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, बिजनेस में, ठीक है जी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं
डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलो जी, उसके बाद बोला है इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। अब सिर्फ बोला है क्या कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पता नहीं लगाया जा सकता है। अब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है उससे ही क्या सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसका भी पता होना जरूरी है। और जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एज अ होल हमें जानना जरूरी है। और जब इकोनॉमी एज अ होल हम बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। तो बोला है ज्यादातर माइक्रो होगा, बट बोला है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत मैक्रो एनालिसिस भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, बिजनेस अफेक्ट होगा, होगा सर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया, ठीक है, प्राइस में चेंज हो गया, वेजेस में चेंज हो गया, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लेके आ गई, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आ गई। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो मैंने कहा जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमी एज अ होल हमें देखना होता है। और जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम अंदर की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। समझ में आई बच्चों? तो बोला कहीं ना कहीं हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है, लाना होता है माइक्रो एनालिसिस को भी। तो बोला अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। ठीक है ना, अपने आप में तो काम नहीं करेगा, उसका असर कहाँ देखने मिलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ असर होता है तो उसके अंदर भी असर देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बोला इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इन विच इट ऑपरेट्स सच एज द जनरल प्राइस लेवल। अगर बढ़ गया तो क्या होगा, हाँ दिक्कत आएगी। उसके बाद है इनकम, अगर नेशनल इनकम कम हो गई तो कहीं ना कहीं डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बिजनेस की। ठीक है, उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट लेवल में, ठीक है, इन द इकोनॉमी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्री प्राइसेस बढ़ा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसके फैक्टर्स हैं सारे। तो इनमें अगर परिवर्तन आएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखना कि ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमी एज ए होल की। उसके बाद बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या, स्किल है ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपना स्किल का इस्तेमाल भी करना होता है क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, है ना, प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना होता है। तो क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोला है कि जब बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, कौन से रूल्स, इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं उसके जो प्रिंसिपल्स है इनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोला बच्चों, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें थ्योरी ऑफ मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज के जो रूल्स हैं वो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में, मार्केट चैप्टर में। जो एक इंडिविजुअल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल बिजनेस है, ठीक है, वो प्राइस किस तरीके से सेट करेगा, ठीक है, आउटपुट कितना रखेगा, ठीक है, रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करेगा, ये सारी चीजें बात की जाती है। ठीक है, जब बिजनेस की बात होती है। तो यहां पे बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट, जो मार्केट की थ्योरी है जो मैंने आपको यहां पे बताया, या जो प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी है, इन चीजों को अप्लाई करता है। चलिए नेक्स्ट बोला है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है बोला वो क्या, प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। क्यों, in its approach as it tackles practical problems which the firm face in the real world। तो जो एक फर्म को या एक बिजनेस को रियल वर्ल्ड में जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, वो कई सारे इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कहा गया है। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, नॉट रियल, वो कई सारे एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, थ्योरिटिकल है। ठीक है, आगे बोला है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, कहने का मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आपका क्या है,
इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अकेले में काम नहीं करेगा, उसको किसी न किसी की सहारे की जरूरत है। ठीक है, तो बिजनेस में जैसे ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, बिजनेस क्या है हमारा, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब बहुत सारे टूल्स के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। इन नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फिनेंस, स्टैटिस्टिक्स एसेट्रा। तो इन सभी चीजों के ऊपर वो निर्भर करता है, अकेले में काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट हमारा नॉर्मेटिव इन नेचर। बोले जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव है। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें, इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइन, दो चीजें देखी जाती है, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एक्चुअली क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, या इसको आप लिखो डिस्क्रिप्टिव लिख लो। चलो, ये क्या करता है, फैक्ट को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द फैक्ट। ठीक है, तो ये फैक्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये नहीं बताता कि क्या जजमेंट लेना है, सजेशन नहीं बताता है कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं बताता है, ये एक क्या सिंपली बताता है, आपको डिस्क्राइब करता है एक फैक्ट को। जब हम पॉजिटिव किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, अर्थात ये हमारा एक तरीके से क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। बस जैसे मैंने बता दिया कि इंडिया में अभी गरीबी बहुत ज्यादा है, तो एक मैं क्या बता रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं किसको, एक फैक्ट को तो डिस्क्राइब कर रहा हूं कि भैया इंडिया में अभी कंडीशन कैसी है ना, जो आपकी गरीबी है वो अपनी चरम सीमा पर है, ये मैंने एक फैक्ट बता दिया, ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो यहां पे बोला है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट की जब बात करें तो इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज, तो मैंने यही बताया, व्हाट इज का मतलब यहां पे फैक्ट की बात बता रहा हूं, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए वो नहीं बता रहा हूं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, जब मैं जजमेंट दे रहा हूं एक, या मैं कुछ सजेशन दे रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा नॉर्मेटिव साइंस, जिसे हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब मैं ये कहूंगा अगर कि गवर्नमेंट को वेरियस प्रोग्राम्स लाने चाहिए इन गरीबी को हटाने के लिए, तो मैं यहां पे क्या दे रहा हूं, एक सजेशन दे रहा हूं, तो बोला है क्या, तो बोला क्या है ये नॉर्मेटिव है, क्योंकि यहां पे मैं सजेशन दे रहा हूं, या व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, ये सारा इसके अंदर आएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से इट इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रेस्क्रिप्टिव। जैसे डॉक्टर बीमार पड़ते हो ना, तो वो एक क्या फैक्ट है, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, समाधान बताता है, सजेशन देता है, तभी तो उसका नाम रखा गया प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज हो रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर है। एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। समझ में आया, तो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अनुसार जब बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या सजेशन दिया जा सकता है, क्या जजमेंट लेना चाहिए, वो सारा आपका नॉर्मेटिव साइंस है। अब यहां पे क्या बोला है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बोला है ज्यादातर लार्जली वो क्या होता है, नॉर्मेटिव होता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो उसमें क्या करना होता है, समाधान ही तो बताना होता है, मेन चीज है कि नहीं। बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो समाधान ही तो बताते हैं, अभी हमने क्या बताया, सारा समाधान ही तो बताए थे कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये करना है, ये अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है, तो ये लार्जली क्या नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। बट बोला कहीं जगह पर है ना, हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है, मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर भी आपको निर्भर रहना पड़ता है कि हाँ भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे निर्भर रहना पड़ता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे निर्भर रहना पड़ता है मतलब क्या, मैंने आपको बताया टैक्स बढ़ रहा है ना, अलग अलग पॉलिसी आ रही है, रेगुलेशन आ रहा है, तो आपको ये भी पता रखना पड़ेगा कि भैया अभी कंडीशन क्या चल रही है ना, कि अभी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाने वाली है या क्या पॉलिसी बना रही है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव फैक्ट ही तो है। तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी बोला है क्या, कभी कभार ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे भी बिजनेस अफेक्ट होता है। ठीक है, कि अभी कंडीशन क्या चल रही है, तो वो क्या एक फैक्ट है, एक फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसलिए बोला है ज्यादा नहीं, बट हाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव साइंस का भी क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, पर ज्यादातर किसका किया जाएगा, नॉर्मेटिव।
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है लार्जली नॉर्मेटिव इन नेचर, बट हाउ एवर कहीं कहीं पर ये क्या पॉजिटिव भी आपका नेचर शो करेगा। क्लियर है? चलिए, आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कंटेंट में अगर इतना दम है तो पेड कंटेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं बच्चों? जब मैं बात करूंगा इंटरनल इश्यूज की, जिसे हम ऑपरेशनल इश्यूज भी कहते हैं, ठीक है, ये वो इश्यूज होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि मान लो कि कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कि डिमांड कितनी है लोगों की, उस हिसाब से कितना प्रोडक्शन करना है, प्राइसेस क्या रखना है प्रोडक्ट का अपनी। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे इंटरनल इश्यूज हैं। ये वो इश्यूज हैं जो अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। इससे ना एमसीक्यू ज्यादा आता नहीं है, बट हाँ आता है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ही आपने पढ़ना है, क्योंकि ये जितने भी आगे हम पढ़ने वाले हैं ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। कुछ तो ऐसा है कि इंटर में भी आप पढ़ेंगे, तो मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो मैंने क्या कहा कि सर इंटरनल इश्यूज वो इश्यूज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, जिसे हम ऑपरेशनल इश्यूज भी कहते हैं। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होता है, और इसको सॉल्व किया जाता है किसके द्वारा से? माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इश्यूज वो होते हैं जो आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे हम एनवायरमेंटल इश्यूज भी कहते हैं। ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। अब जैसे मान लो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता है ऐसे, ठीक है। अब मान लो कि देश की, पूरे देश की नेशनल इनकम कम हो गई, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्या होने लगा? कम होने लगा। लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम होने के कारण मेरी प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है कि नहीं है? तो ये क्या था? एक एक्सटर्नल इशू था। ये क्या था? एक एनवायरमेंटल इशू था, क्योंकि नेशनल इनकम को तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, है कि नहीं है? तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इंटरनल इश्यूज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा सॉल्व हो सकता है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोस इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा दिया मैंने, एंड फॉल विद द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या उसके सामने है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज डील विथ मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज। तो कौन कौन से इश्यूज हैं वो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बोला है डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग, ठीक है। तो ये डिमांड एनालिसिस हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। फॉरकास्टिंग जो है पहले था आप लोग का, अब वो डिलीट कर दिया गया चैप्टर नंबर 2 से। चलो यहाँ पे क्या है, आराम से देखेंगे। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या, कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व हो रहा है। तो मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, ठीक है, वो हो गया एनालिसिस करना, बस इतना समझो। तो डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को लेकर, कितना डिमांड कर रहे हैं। इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है। कंज्यूमर्स का अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना, जो रिलेटेड गुड्स है, अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे गुड्स में वो किस तरीके से अपना प्रेफरेंस दिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कंज्यूमर का टेस्ट में क्या आ गया, बदलाव आ गया, ठीक है, तो किस तरीके से चेंज दिखाएंगे। तो ये सारा चीज जो है डिमांड एनालिसिस के ऊपर आता है।
नेक्स्ट आता है डिमांड फॉरकास्टिंग। क्या एक टेक्निक है बोला, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। तो बच्चों फ्यूचर में मेरी प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहने वाली है, इसका पता लगाने को ही हम क्या कहते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग। और ये कैसे पता लगाया जा सकता है, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कि पास्ट ट्रेंड में मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड थी, है ना, वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट कर रही थी, है ना, कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण दिक्कत आ रही थी, तो मुझे उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये अनुमान लगा सकता हूं कि फ्यूचर में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये हम चैप्टर नंबर प्रोडक्शन वाला है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये यूनिट 1 है। और कॉस्ट एनालिसिस जो है ये चैप्टर नंबर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, चैप्टर नंबर 3 में, ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग। तो बोला प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए मुझे कितनी इनपुट की जरूरत है, ये जो रिलेशनशिप है इसका भी पता लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब बिजनेस अगर मान लो मैं शर्ट बना रहा हूं और शर्ट बनाने के लिए मुझे कितनी क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। तो बिजनेस जो इकोनॉमिस्ट होता है उसको डिसाइड करना होता है ऑन द ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट की, मिनिमम क्या साइज होनी चाहिए आउटपुट की गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, है ना। कम से कम कितना तो उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कि कम से कम कितना आउटपुट करना पड़ेगा, और उस आउटपुट करने के लिए उसको कितनी इनपुट की जरूरत है। तो बोला कि ये हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस पता करेंगे, जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है जी। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, ये आप सीए इंटर में पढ़ेंगे। चलो, theories pertain to rules that firms can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw materials and finished goods। अब आपके पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, मतलब जब आप वर्क इन प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइम कितना होना चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल कितना स्टोर होना चाहिए, फिनिश गुड्स कितना होना चाहिए, कि अगर कोई आ जाता है, किसी की अगर डिमांड होती है तो क्या आपके पास वो चीज अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको मैनेज करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये भी क्या पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इंटरनल इश्यूज। उसके बाद बोलता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 में, मार्केट वाले चैप्टर में, जहां पे अलग अलग टाइप्स के आपके मार्केट होते हैं। 4 टाइप के मार्केट आप पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन, है ना, उसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और उसके बाद ओलिगोपोली। तो कंपटीशन अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग प्राइस डिसाइड किया, जैसे मोनोपोली हो गया, ठीक है, वहां पे एक सिंगल सेलर होता है तो अपने तरीके से वो प्राइस वहां पे सेट करता है। बट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जो फर्म्स होते हैं उनको प्राइस क्या, जो इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स किया गया वही प्राइस मान के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, जो कि हमारा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, तो मार्केट का एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कि क्या कंपटीशन चल रहा है फर्म्स के बीच में। दिस हेल्प्स इन, इससे डिटरमाइन होगा द डिग्री ऑफ मार्केट पावर, है ना, कि मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन हो रहा है इसका पता लगाना। इसको पता लगाते हुए मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सकता हूँ। विच द फर्म कमांड्स एंड स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड इन द मार्केट, है ना, मैनेजमेंट अंडर द गिवन कंपटीशन कंडीशन सच एज प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। तो मार्केट में किस तरीके से कंपटीशन चल रहा है प्राइस को लेकर और भी बहुत सारी चीजों को लेकर, तो उस चीज को एनालिसिस करके मैं अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करूंगा, चाहे उसका डिजाइन में चेंज करूं, चाहे उसके मार्केटिंग प्रोसेस में चेंज करूं। ठीक है, तो ये भी बोला है क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो इंटरनल इशू को सॉल्व करता है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ये भी इंटर में आप देखेंगे। इसका मतलब क्या है, फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, ठीक है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए द फर्म हैज टू केयरफुली एवेल्युएट इट्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स टर्म में, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मतलब क्या होता है, कैपिटल में खर्च करना, मशीनरी में खर्चा करना जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करे। ठीक है, ये नहीं होता कि बॉन्ड्स खरीद लिया तो वो इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, कैपिटल का खरीदना, मशीनरी का खरीदना। ठीक है, तो द फर्म हैज टू बी केयरफुली, उसको इवेल्युएट करना है कि इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि ठीक है कि उसको इन्वेस्टमेंट कितना करना है अपने कैपिटल पे, एंड कैरी आउट अ सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन। लिखा है ना कि अपने कैपिटल को इस तरीके से एलोकेट किया जा सके ताकि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस करना। प्रॉफिट्स आर मोस्ट ऑफन अनसर्टेन ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस। अब प्राइस में परिवर्तन आने के कारण, मार्केट कंडीशन में चेंजेस आने के कारण, तो प्रॉफिट में भी क्या उतार चढ़ाव मिलेगा, है ना, कि लोगों की किस गुड्स के प्रति डिमांड ज्यादा है, तो जिस गुड्स के प्रति डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, लोग उसके लिए कुछ भी पैसा देना चाहेंगे,
तो उससे प्रॉफिट होगा, और डिमांड उसकी कम हो रही है मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली प्राइस कम होगा, लोग उसको कम खरीदेंगे, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है। उसके बाद अगर बिजनेस की बात करें हम लोग तो रिस्क तो उठाना ही उठाना है। अनसर्टेनिटी एनालिसिस है ना, अनसर्टेनिटी कभी हो सकती है अचानक, तो बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो लिखा ही है बिजनेस कब ऑपरेट करता है, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रॉफिट होगा, अचानक से लॉस भी हो सकता है, और कब होगा कुछ नहीं पता चलता। तो इसी को एनालिसिस करना ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हेल्प द बिजनेस फर्म इन अराइविंग एंड एफिशिएंट डिसीजन। अगर मान लो एक बिजनेस ने इस चीज का पता लगाया कि हाँ भाई रिस्क आने वाला है ना, अब किसी को पता था कि कोविड अचानक से आ जाएगा और पूरा डूब जाएगा, नहीं पता था, है कि नहीं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला, कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ तरीके से हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ भाई रिस्क है, ये अनसर्टेनिटीज आने वाली है, तो बिजनेस फर्म्स को तैयार रहना पड़ेगा, उसको एक एफिशिएंट डिसीजन लेना पड़ेगा, एक राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर अपने प्लान को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, करेंट इंफॉर्मेशन को पता लगाते हुए और फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो इन सब का क्या करना है, एनालिसिस करना है बोला है। ठीक है, पास्ट डाटा को करना है एनालिसिस, करेंट इंफॉर्मेशन का करना है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में आगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये रिस्क और अनसर्टेनिटीज का पता लगाना और तब जाके एक क्या राइट डिसीजन लेना अपने प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं बच्चों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पे इंटरनल इश्यूज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, और ये किसके कंट्रोल में है, ऑल दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो बच्चों जब एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो नेशनल इनकम की बात किया मैंने, ठीक है, अगर नेशनल इनकम लोगों की बढ़ती है तो उसके बढ़ने के कारण लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो ये सारे इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है, वो क्या करता है, मदद करता है एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इशू को सॉल्व आउट करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे बोला द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो बिजनेस है वो कौन से सिस्टम में ऑपरेट कर रहा है, क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कर रहा है, ठीक है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कर रहा है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी में कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर भी निर्भर होता है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कर रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना, इकोनॉमी की प्रॉफिट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि सबका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम नहीं है ना, ऊपर फ्रीडम आपको देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर काम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद बोला स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप क्या देखेंगे कि जब रिसेशन आता है या इन्फ्लेशन आता है तो उसके कारण इकोनॉमी में भी असर देखने को मिलता है, तो ये भी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है बोला है। नेक्स्ट क्या बोला है, द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे। तो बोला क्या कि जब नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आएगा, प्राइसेस में चेंजेस आएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी इससे अफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट कई सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी जो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, तो इससे भी बिजनेस जो है, ठीक है, अफेक्ट होता है। और ये सारे क्या हैं, ये आपके सारे एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। ठीक है, ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं है। ठीक है जी, तो जैसे मान लो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना ली कि बैन कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, तो उससे इकोनॉमी में असर होगा। फिस्कल पॉलिसी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, अब टैक्स बढ़ाने के कारण, अब जैसे मान लो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स था तो उस समय बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ और था, बट जब जीएसटी आया तो बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ और करना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड पॉलिसी बना दी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें चेंजेस आ गए, चेंजेस आने के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस इससे अफेक्ट हुआ। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक बच्चों क्या करती है, मॉनिटरी पॉलिसी पे काम करती है, जैसे आपका गवर्नमेंट हो गया फिस्कल पॉलिसी पे काम कर रही है, टैक्स का बढ़ाना, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक हो गया जो एसएलआर रेट हो गया आपका, ठीक है, जो आपका बैंक रेट हो गया, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो रेट हो गया, इन पे काम करती है, जो आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आएंगे ये सारे चैप्टर। तो इसमें चेंज आने के कारण बोला बिजनेस अफेक्ट होता है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट एंड देयर रेगुलेशन, तो जो उनके रेगुलेशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसमें बदलाव के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस भी अफेक्ट होता है।
सिंपल सी बात है। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर यूनियंस एंड कोऑपरेटिव, कभी ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं। तो हड़ताल पे जाने पर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है गुड्स का या सर्विसेज का, उस पर असर देखने को मिलता है। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशल एनवायरनमेंट मतलब ये यूनियन बना लेना, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब अगर जो पार्टी अभी रूलिंग में है, मतलब रूलिंग पार्टी है, वो अपने आइडियाज़ लाते हैं, तो अपने आइडियाज़ लाने के कारण, ठीक है, बिजनेस में क्या काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही पार्ट हैं बच्चों, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके नहीं है, यस, मैनेजमेंट नहीं है, ऐसे मान के चलना। तो एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं सारे, ठीक है, जो किसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये यूनिट 2 क्या है आपका, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सर ये जो इकोनॉमिक का सिस्टम है ये क्या होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना जरूरी है पहले, उसके बाद एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसके डेफिनेशन को जानने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने फैक्ट्री ले लिया, मैंने मान लो स्कूल्स ले लिया, मैंने मान लो आपका हॉस्पिटल ले लिया, हॉस्पिटल्स ले लो, उसके बाद या तो बैंक्स ले लो। अब ये और भी बहुत सारे जैसे हैं। अब ये सारे कुछ न कुछ, ठीक है, में कामों में एंगेज्ड हैं। जैसे फैक्ट्री मान लो, ये एंगेज्ड है आपका किस में, ये एंगेज्ड है आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है। स्कूल्स की बात करूं तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज। यहाँ पे अगर बात करेंगे हॉस्पिटल्स की तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है जी। बैंक्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इन सभी का अगर मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ एक सोसाइटी के अंदर, क्या बोला, एक सोसाइटी के अंदर इन सभी का जब मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ तो बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक नॉट सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें। तो बोला इकोनॉमिक सिस्टम या इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो एक सोसाइटी के अंदर जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ, इनका अरेंजमेंट करा दे रहा हूँ, तो बच्चों उस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ये अरेंजमेंट्स हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा हो या प्राइवेट के द्वारा किया जा रहा हो। जैसे गवर्नमेंट की फैक्ट्री होती है तो प्राइवेट की भी होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, वैसे हॉस्पिटल्स और बैंक के केस में भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। आराम से समझेंगे एक एक चीज। तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ता है हमें इकोनॉमी के अंदर, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था वो हम जान चुके हैं, अब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हैं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, है ना, या हम उसको कह सकते हैं वो क्या है, स्कैर्स है, दैट इज लिमिटेड है, ठीक है। अब जो इसके अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि रिसोर्सेस अब क्या लिमिटेड है तो हमें उसका चयन करना पड़ेगा, है ना। और उसमें अब जो प्रॉब्लम आती है हमारी वो क्या क्या आएगी, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी
कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। बस ये ध्यान रखना कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तीसरा आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और चौथा आता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए हमें कौन कौन से प्रोविजन लाने पड़ेंगे। चलो अब एक एक करके हम जानेंगे। अब इसको पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एक सपोज मान लो ड्रेस मेकर है, क्या है, ड्रेस मेकर है। अब जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है सर, आर लिमिटेड या स्कैर्स, हम सबको पता है ना। अब देखो, ठीक है, तो ड्रेस मेकर है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो सबसे पहले वो सोचेगा कि भैया मैं क्या बनाऊं, टी शर्ट बनाऊं, जीन्स बनाऊं, क्या बनाना है, शर्ट बनाना है, ठीक है। तो उसने सोचो कि डिसाइड कर लिया कि भैया क्या बनाना है, मुझे बनाना है टी शर्ट। चलो टी शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको लिखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसने सोच लिया कि भैया टी शर्ट बनाऊंगा तो थोड़ा मेरा फायदा होगा, या जो भी सोचा है उसके हिसाब से उसने टी शर्ट बनाया, ठीक है। जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस टी शर्ट को बनाना तो है, अब इस टी शर्ट को कैसे बनाना है, अब टी शर्ट को कैसे बनाना है, क्या इसमें मैंने लेबर्स को ज्यादा रखना है या मुझे मशीनरी ज्यादा रखनी है ना। तो इसका मतलब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब अगर वो लेबर का ज्यादा रखता है, मतलब लेबर को ज्यादा रखता है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चलो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही है। बट अगर वो मशीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कम लगेगा, हो सकता है वेस्टेज कम हो, या ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, उसने सोच लिया क्या बनाना है। यहाँ पे क्या आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस, समझ में आ रहा है, आराम से लिंक करो चीज को, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में यहाँ पे और एक चीज आ जाएगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब सिर्फ क्या क्या बनाना है वही मतलब नहीं है, बट ये भी होना चाहिए एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि रिसोर्स क्या स्कैर्स है, तो अनलिमिटेड तो बना नहीं सकते हैं, है ना। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ हाउ टू प्रोड्यूस के बाद अब आया फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो टी शर्ट बना रहा है वो किसके लिए बनाएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब सोसाइटी में देखेंगे अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किसके लिए बनाएंगे, मतलब ये अपवर्ड सेक्शन के लिए बनाएंगे, ठीक है, ये रिच सेक्शन के लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, ये आ गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चले, अर्थात इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है, पुअर में या रिच सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा व्हाट प्रोविजन या प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है जी। चलो अब यहां पे एक चीज देखना है, अब क्या बनाना पड़ेगा, उसको कुछ प्रोविजंस बनानी पड़ेंगे। अब मान लो जहां पे आज वो है, ठीक है, ड्रेस मेकर, क्या वो फ्यूचर में भी वैसे रहना चाहता है, आज जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या आगे भी क्या वैसे रहना चाहता है, क्या वो रिसोर्स को एक बार में पूरा खत्म कर लेगा, नहीं, है ना। वो भी क्या चाहता है, फ्यूचर में ग्रोथ चाहता है, वो भी एक्सपैंड करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रोविजंस का मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, अभी सेविंग करना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि
हाउ मच सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो कहने का मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए, है ना, आपने एक पढ़ा था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट करना। अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है पर डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि भैया फ्यूचर में भी क्या कर सके हम लोग, है ना, जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका फायदा उठा सके। यही नहीं कि आज ही सारा रिसोर्स खत्म कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है रिसोर्स क्या स्कैर्स है। तो रिसोर्स को हमें इस तरीके से बचा के चलना है कि जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऐसे हमें प्रोविजंस करने हैं, बनाने हैं। तो जैसे कितना सेव करना है मुझे फ्यूचर के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इन सब के बारे में हमें अभी से सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने आप लोग को एक जनरल एग्जांपल दिया, है ना। जैसे ड्रेस मेकर ने क्या किया, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में सोचा टी शर्ट बनाना है ना, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर को ज्यादा रखना है या कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या रिच सेक्शन के लिए बनाना है। फिर क्या प्रोविजंस, है ना, बनाने हैं ताकि फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, एक जनरल एग्जांपल के साथ पढ़ा है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो क्या कहता है ध्यान से देखना है, बड़े आराम से समझिए, कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बीट कैपिटलिस्ट। अब इकोनॉमिक सिस्टम को बोला है यहाँ पे, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अलग अलग इकोनॉमी है, क्योंकि देखो अलग अलग कंट्रीज है और अलग अलग कंट्रीज में, है ना, ये जो प्रॉब्लम है जो हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम, इनको सॉल्व करने के सॉल्यूशन क्या है, अलग अलग है ना। यूएसए जो है वो इंडिया से अलग है, तो इसलिए बोला इस इकोनॉमी को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है सर, सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जिनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में पूंजीवादी कहते हैं हम लोग, है ना। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट का इकोनॉमी बोला जाता है इसको, या कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है डिसाइड करने के लिए, ठीक है, कि क्या बनाए, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस करें। तो ये सारे एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करता है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ये प्राइवेटली ओन्ड है। उसके बाद तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, कुछ पावर कैपिटलिस्ट के पास होगा और कुछ पावर मेरे बच्चों सोशलिस्ट के पास होगा, मतलब दोनों का मिलन जो होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो बस ये आपने देखना है। तो जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि हर इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने पढ़ा है अभी, बी इट चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, ठीक है, चाहे सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, हैज टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी को ये तो झेलना ही झेलना पड़ता है रिलेटिव टू द वंस फॉर देम। दिस इज जनरली कॉल्ड, इसी को कहते हैं बोला सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, कि क्या है, रिसोर्स स्कैर्स है, तो उस स्कैर्स रिसोर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें काफी सारे दिक्कतें देखने को मिलती है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या क्या है ये, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बनाना है, जैसे मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, और आखिरी व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजंस बनाने और पड़ेंगे, या फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात आता हूं बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस में, ध्यान से देखिए। सिंस द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है, ये लिमिटेड ध्यान रखना है। तो आपको पूरा लिखना तो नहीं आएगा ना ऐसे कहीं, बोलो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या, नहीं, आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आएगा। तो आपने मेन चीज क्या, उन पॉइंटों को याद रखना है ना, उन मेन पॉइंटों को याद रखना जिसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है जी। एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। तो ये बताया था मैंने, है ना। तो कहने का मतलब हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है, या हर इकोनॉमी को, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो
चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, चाहे आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उनको डिसाइड करना होता है कि क्या गुड्स बनाना है, ठीक है, और कितना यूनिट्स बनाना है, ठीक है। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन शुड बी प्रोड्यूस, कि बंदूकें ज्यादा बनानी है या बटर ज्यादा बनाना है, और वेदर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट, डैम्स बनाने विल प्रोड्यूस और मोर कंज्यूमर गुड्स। तो बोला क्या, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्यादा कंज्यूमर्स गुड्स बनाने पड़ेंगे या आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, एग हो गया, ये बनाना है लोगों के लिए, है ना, या कैपिटल गुड्स बनाने। तो कैपिटल गुड्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूमर गुड्स बनाए, प्रोड्यूसर कहां जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही गुड्स बनाए, तो फिर कंज्यूमर को ये ब्रेड कहां से मिलेगा, अंडा कहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये उसको डिसाइड करना पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये तो नहीं है ना कि लिखा है साफ साफ। तो क्या बनाना पड़ेगा, क्या कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाना है? अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाए तो भी दिक्कत हो सकता है, कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो फुलफिल ना हो, और कंज्यूमर गुड्स बनाए तो प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, भैया हम कहां जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, इक्विपमेंट, डैम्स बनाना है, ये आपके क्या हो गए, मशीन्स, इक्विपमेंट, ये आपके बच्चों कैपिटल गुड्स हो गए। विल यू प्रोड्यूस और मोर कंज्यूमर गुड्स, जैसे सेल फोन्स हो गया, ब्रेड हो गया, एग हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स हैं। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। चलिए, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो इन चीजों को बनाना है, तो इन चीजों को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, हाउ टू प्रोड्यूस, जो कि मैंने आपको बताया था। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। अलग अलग अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने कहा लेबर इंटेंसिव और या तो कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। चलो, जब लेबर ज्यादा होगा कैपिटल से तो उसको लेबर इंटेंसिव कहेंगे, और जब कैपिटल ज्यादा होगा लेबर से तो कैपिटल इंटेंसिव कहलाएगा। तो एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग हैंडलूम्स, है ना, हाथों से ही बनाया जा सकता है, पावर लूम या ऑटोमेटिक लूम्स। पावर लूम्स और ऑटोमेटिक लूम मतलब मशीन की सहायता से, है ना। तो हैंडमेड भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। अब मान लो कि जब हाथों से बना रहे हैं तो हो सकता है क्या, इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को, बट इसमें क्या वेस्टेज ज्यादा हो सकता है, कॉस्ट ज्यादा लग सकता है। जबकि पावर लूम से करेंगे तो क्या होगा, नौकरियां गई, है ना, बट क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट कम लगेगा, वेस्टेज कम होगा। तो यहां पे भी बोला दिक्कत है। तो प्रोडक्शन विथ हैंडलूम्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर लेबर एंड प्रोडक्शन, लिखा है साफ साफ, विथ ऑटोमेटिक लूम इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर मशीन्स एंड कैपिटल। तो अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड, तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा whether it will produce cotton cloth using labor intensive technique और capital intensive technique। तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है, एक में नौकरियां जा रही है, एक में नौकरियां मिल रही है, तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा इकोनॉमी को भी। चलो, उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये बनाना पड़ेगा, है ना। बोला फॉर हुम टू प्रोड्यूस में another important decision which a society has to take is for whom it should produce. A society cannot satisfy each and every one of all the people, है ना। तो एक इकोनॉमी जो है जिसको सोसाइटी बोला गया है यहाँ पे, वो हर एक इंसान की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता है ना। अगर अमीरों को लिए बना दिया गरीब नाराज, गरीबों के लिए बना दिया अमीर नाराज। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ऑन हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स। जो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स है तो उसमें एक सेक्शन का कितना हिस्सा होगा, दूसरे का कितना हिस्सा होगा, है ना। उसी तरीके से सर्विसेज का, ठीक है, एक का हिस्सा कितना होगा, दूसरे का कितना होगा। दैट इज हाउ द गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए मैंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, याद होगा, अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो गुड्स है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सोसाइटी में, मतलब अलग अलग सेक्शन ऑफ द लोगों के लिए, है ना, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, अमीरों के लिए बना दिया गरीब नाराज, गरीबों के लिए बना दिया तो यहाँ पे अमीर नाराज। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजन, वो भी तो जानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जो स्कैर्स रिसोर्स है, अभी सीमित मात्रा में है, लिमिटेड है, उसको आज ही खत्म कर दो, है ना। नहीं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज चल रहा है ठीक है, बट फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना पड़ेगा ना।
फ्यूचर में तो रिसोर्स चाहिए। अगर आप पेट्रोल आज सारे खत्म कर दो, फ्यूचर में क्या होगा? कुछ हो पाएगा? नहीं। तो बोला है क्या, सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन ओनली। यही बोला था मैंने। दिस इज बिकॉज इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? आज ही अगर आप सारा खत्म कर लोगे तो बचा के रखना पड़ेगा ना। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट इनकम्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वुड रिमेन स्टैग्नेंट। अगर क्या रहेगा फिर, आपका तो ग्रोथ होगा ही नहीं। अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके नहीं रख रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करके नहीं रख रहे हैं, तो जैसे आज थे आगे भी ऐसे ही रहोगे। तो एंड इन फ्यूचर द लेवल्स ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन, तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गई है ना, अगर रिसोर्स पूरा खत्म कर देते। Therefore इसलिए बोला है, a society has to decide how much saving and investment, how much sacrifice of current consumption, मतलब करंट में है ना रिसोर्स स्कैर्स है, तो आपको कुछ ना कुछ अभी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए बचाना पड़ेगा, आपके इनकम से कुछ बचाना पड़ेगा, आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, ताकि फ्यूचर में भी क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। और फ्यूचर में प्रोग्रेस होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी डेफिनेटली एज अ होल, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को मेरे बच्चों डिटेल में समझाया। क्लियर है सभी को? सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कर दो। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की इकोनॉमी देखने को मिल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मैंने यूएस की बात की, वहाँ पे आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अगर इंडिया की बात करूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी इकोनॉमी ना तो प्योरली, ठीक है, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, कोई भी इकोनॉमी प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट नहीं होता है, ठीक है जी। हाँ, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि कैपिटलिस्ट से थोड़ा ज़्यादा मिला जुला होता है, या कुछ इकोनॉमी सोशलिस्ट से या सोशलिस्ट के फीचर से ज़्यादा मिले होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसके लिए इकोनॉमी को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक हो गया हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है जी, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। दूसरा आ गया हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मेरे बच्चों तीसरा होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन मकसद होता है वो होता है आपका, ध्यान रखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन मकसद क्या होता है इनका, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। जितना भी ये सारे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, प्राइवेट की, ठीक है, कि रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये प्राइवेट डिसाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बच्चों आपका गवर्नमेंट का रोल होता है, और इनका मेन मकसद होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। लोगों का ध्यान रखते हुए ये रिसोर्स का क्या यूज करते हैं, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मकसद नहीं होता है। उसके बाद आता है तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर हमारा कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों के ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने, तो जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट है दोनों के ही फीचर्स यहाँ पे हमें देखने को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मिलते हैं। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके फीचर्स देखेंगे, उसके मेरिट दिए, फिर उसके बाद डिमेरिट्स, ठीक है। तो ये सारा एक एक करके हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब देखना है बच्चों क्या है, बोला कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा था जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है अर्थात फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें, बोला आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट, ये समझाया था। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है
ये ओन कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? बोला प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, गवर्नमेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं है। डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर का डिसीजन, कहने का मतलब यहाँ पे है कि कंज्यूमर जिस गुड्स के प्रति ज़्यादा भागेगा, है ना, जो से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बिजनेसमैन क्या करेंगे, उसी चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे वो, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर्स का पावर होता है, जिसको हम कंज्यूमर्स सोवरेनिटी कहते हैं। उसके फीचर्स में भी हम पढ़ेंगे आगे। आगे बोला आइडियली द गवर्नमेंट हैज़ अ लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, बट यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट का एक क्या मिनिमम रोल होता है, लिमिटेड रोल, कि मतलब कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो, बस कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो, जैसे कि वो चीज़ें देखता है गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी सारा जो कंट्रोल है वो प्राइवेट के हाथों में रहेगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंक्लूड, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया एसेट्रा, ठीक है। बट ये कंट्रीज भी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हैं यहाँ पे कैपिटलिस्ट के देखने को अब मिलते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स के बारे में, तो ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। बोला है एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बोला है फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। जो ये प्राइसेस डिटरमाइन किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार। और इसे कहा जाता है लेजे फेयर इकोनॉमी, ठीक है, दैट मीन्स लीडरशिप। चलो, इकोनॉमी इफ इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये सारी फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे क्या बोला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, मान लो मशीनरी हो गई, माइंस हो गई, ये सारे किसके अंडर रहेंगे? ये एक इंडिविजुअल के अंडर रहेंगे। समझ में आया? मतलब इनका ओनरशिप क्या होगा? एक इंडिविजुअल के हाथों में होगा, मतलब एक प्राइवेट के हाथ में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, मशीनरी हो गया, माइंस हो गया, एसेट्रा कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप, तो एक के हाथ में होगा। द ओनर्स ऑफ दिस फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर, अपने अनुसार बोला है ना, वो इन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन विच दे लाइक, जैसे उनकी मर्जी। एंड द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। जैसे मैंने आपको कहा कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, बस ये इसका हल्का सा रोल है, ठीक है, ना के बराबर। समझ में है? तो पहला जो हमने फीचर्स पढ़ा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो मीन्स है प्रोडक्शन का या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, जैसे लैंड, लेबर हो गया, माइंस हो गया, इन सब पे जो कंट्रोल होगा वो एक प्राइवेट के हाथों में होगा, एक इंडिविजुअल के हाथ में होगा, ठीक है। और वो अपने अनुसार जैसा चाहे उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद क्या बोला है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे है कि जो ओनर है ना, या जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर है, ले लो, है ना, क्या मैंने कहा था, इंडिविजुअल है, प्राइवेट है ना, वो जैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे अपने हिसाब से उस तरीके से वो काम कर सकता है, फ्री है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, जो चीज चाहिए उसका वो प्रोडक्शन कर सकता है। ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर, लिखा है साफ साफ, इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो अल्कोहल की दुकान खोलना चाहता है खोल सकता है, कुछ भी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म, लिखा है वही चीज, एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस। तो अपने चॉइस के अनुसार वो कोई भी काम खोल सकता है, कोई भी एंटरप्राइज खोल सकता है, कोई भी बिजनेस खोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। उसी तरीके से बच्चों फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस मतलब ये था हमारा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोला वैसे ही कंज्यूमर के लिए भी फ्रीडम है चॉइस करने का, ठीक है, वो किसी चीज का भी कंजम्पशन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
कोई भी काम कर सकते हैं, है ना, कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बोला ये फ्रीडम दिया गया है। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन हो, चाहे वर्क की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे एक्सचेंज की बात करें। ठीक है, तो प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों को ही क्या दिया गया है बच्चों, फ्रीडम दिया गया है। तो कुछ नहीं है, बस आपने मेन पॉइंट्स पे ध्यान रखना। मैंने जैसे आपको कहा है एमसीक्यू पॉइंट है तो पूरा लिखना तो आपको आएगा नहीं। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसके लिए हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के लिए। डिजायर फॉर प्रॉफिट्स इंड्यूसेस एंटरप्रेन्योर्स टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ओनर है, प्राइवेट ओनर से इंडिविजुअल ओनर, वो बोला इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्शन को, अर्थात इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं ताकि उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, बोला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोला कंज्यूमर सोवरेनिटी, इसका मतलब है कंज्यूमर पावर। यहां पे कंज्यूमर को किंग बोला जाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन कब करेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। कंज्यूमर चॉइस, मान लो कंज्यूमर एक पर्टिकुलर गुड्स की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन अगर करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो इसमें बोला कंज्यूमर का पावर है। कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। तो आपको एमसीक्यू में मान लो ऐसे दे दिया जाएगा, कंज्यूमर इज सपोज टू बी द डैश अंडर कैपिटलिज्म, तो क्या हो जाएगा, किंग। ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस तरीके से। कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। लिखा है साफ साफ कि बोला है वो कंज्यूमर ही है ना, उनकी डिमांड ही है, उनके डिमांड के अनुसार ही क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनेगी गुड्स की, वो डिसाइड किया जाता है, बोला है ना। तभी तो सामान बिकेगा, तभी तो माल बिकेगा मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन है। अब मान लो हर किसी को क्या प्रॉफिट कमाना है, किसको अच्छा नहीं लगता है ना। अगर ए है तो बी भी आएगा, सी भी आएगा, हर कोई कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो बोला कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स। अब यहाँ पे कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी, है ना। बायर्स जो है उसी से खरीदेगा जिसकी बेस्ट क्वालिटी होगी, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा फिर। एंड रिजल्ट्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाएगा कि क्वालिटी भी अच्छा हो और कॉस्ट भी कम लग रहा हो, ठीक है। तो ये कंपटीशन मार्केट के अंदर छा जाता है क्योंकि हर कोई चाहता है प्रॉफिट कमाना। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट दे रखा है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर नहीं होगा। तो बोला अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड। साफ साफ सेंट्रली प्लान मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों, साफ साफ लिख दिया। इस सिस्टम में क्या होता है, ऑल इकोनॉमिक डिसीजन एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं ये। एंड प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट कमाना, ठीक है, यहाँ पे मकसद हो गया क्या, प्रॉफिट, और यहाँ पे हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार काम करना, ठीक है। विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता यहाँ पे ये कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपका बन गया मेरे बच्चों फीचर्स, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे देखेंगे हम, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब जो हमने खास करके 3 प्रॉब्लम देखा था, ठीक है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आराम से समझना, कुछ नहीं है, ऑलरेडी जो मैंने पढ़ा दिया वही चीज है यहाँ पे भी। चलो, तो बोला मेरे बच्चों, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। समझ में आया? बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होता है। जैसे मैंने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट होता है ना। आपने इंडिया में पढ़ा होगा एक नीति आयोग है जिसे हम पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, है कि नहीं है। तो भी इस तरीके से ही वो क्या करती है, प्लान करती है, वो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। बट बोला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि आप यूएस के अंदर चले जाओ, हांगकांग के अंदर चले जाओ, तो यहाँ पे बोला है ऐसा कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी इट लुक्स लाइक अ मिरेकल
एज टू हाउ सच एन इकोनॉमी फंक्शंस, है। तो ये आश्चर्यजनक बात है बोलकर कि एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी न होने के कारण इकोनॉमी कैसे काम करेगी, एक चमत्कार वाली जैसे बात है। कंट्रोल कौन करेगा, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना, ये प्रोडक्शन जो हो रहा है कंट्रोल कौन करेगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ बोले इफ द कंज्यूमर वांट कार्स, अगर कंज्यूमर को गाड़ी चाहिए, प्रोड्यूसर्स चूज टू मेक क्लॉथ एंड वर्कर्स चूज टू वर्क फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री। समझ में कितनी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो कंज्यूमर के चाहिए क्या, गाड़ी, प्रोड्यूसर जो है वो क्या बनाना चाहता है, क्लॉथ, और जो वर्कर्स हैं वो किसके लिए काम करना चाहते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे टोटली कंफ्यूजन हो जाएगा कंट्री के अंदर। हाउएवर दिस डज नॉट हैपन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बोला ऐसा नहीं होता है। सच एन इकोनॉमी यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। तो बोला यहाँ पे वो किसके अनुसार काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई के अनुसार, कि डिमांड किसकी ज्यादा है ना, उसी के हिसाब से वो सप्लाई करते हैं। और द प्राइसेस मैकेनिज्म, या वो प्राइस मैकेनिज्म के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसका मतलब ही होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड के अनुसार ही सप्लाई किया जाता है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर कार्स की डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई क्या किया जाएगा, कार का किया जाएगा। ठीक है जी। टू सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, तो अपने सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो प्राइस मैकेनिज्म का सहारा लेती है। तो सबसे पहले देखा था हमने डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। ध्यान से देखो, बोला है हमें पता है कि द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो ओनर है या प्रोड्यूसर है, उसका मेन मकसद क्या होता है, इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, जितना वो प्रॉफिट कमा सके। दिस कॉजेज बिजनेसमैन टू compete with one another to produce those goods which consumers wish to buy। तो यही हमने पढ़ा था कि बिजनेसमैनों के अंदर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। वो उन चीजों को ज्यादा बनाने लगेंगे जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। अगर बोला दस इफ कंज्यूमर वांट मोर कार्स, कंज्यूमर को अगर ज्यादा गाड़ी चाहिए, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड। तो दैट मीन्स गाड़ी की जो डिमांड है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जिसके फलस्वरूप देयर प्राइसेस विल इंक्रीज, है कि नहीं। डिमांड ज्यादा होगी लोगों का, तो बच्चों सप्लाई भी क्या करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं वो अब पैसा बढ़ा देते हैं। तो बोला राइज इन द प्राइसेस ऑफ कार, कॉस्ट रिमेनिंग द सेम। कॉस्ट अब उनकी सेम लग रही है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो उनका फिक्स है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट जो आउटपुट वो कर रहे हैं, जो चीज अब बेच रहे हैं लोगों को डिमांड के अनुसार, ठीक है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिसके कारण अब उनका प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर कार्स। अब प्रोड्यूसरों को दिख रहा है कि भैया कार बेचने में तो फायदा है, तो बहुत सारे ऐसे अब क्या आ जाएंगे, बिजनेसमैन आ जाएंगे, ऐसे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जो कार ही कार बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर क्लॉथ डिक्रीजेस, अब मान लो दूसरी तरफ क्या हुआ, जो क्लॉथ है उसकी डिमांड कम हो गई, तो प्राइस क्या हो जाएगा, उसका फॉल हो जाएगा, क्योंकि उसको बेच के तो फायदा है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स क्या होगा, गो डाउन बोला है। देयरफॉर इसीलिए जो बिजनेस फर्म्स है हैव लेस इंसेंटिव, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट, टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड लेस ऑफ क्लॉथ विल बी प्रोड्यूस। तो अगर वो क्लॉथ बनाते हैं तो उनका प्रॉफिट क्या होगा बेटा, कम होगा, इसलिए वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, उसको कम करेंगे, है कि नहीं। ज्यादा क्या बनाएंगे वो, दस मोर ऑफ कार्स एंड लेस क्लॉथ विल बी प्रोड्यूस इन सच एन इकोनॉमी। तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर क्या कार ही ज्यादा बनेंगी और जो क्लॉथ है वो क्या होगा, कम बनना शुरू होगा। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि यूएसए, यूके और जर्मनी के अंदर द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स। तो हमने क्या देखा, अल्टीमेटली किसके ऊपर डिसाइड किया जा रहा है, किसके अनुसार डिसाइड किया जा रहा है, कंज्यूमर के अनुसार। हु शो देयर प्रेफरेंसेस बाय स्पेंडिंग ऑन द गुड विच दे वांट, क्योंकि जिसके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वही तो चीज वो ज्यादा खरीदेंगे, है कि नहीं, और उनके अनुसार जो प्रोड्यूसर है फिर वही सामान मार्केट में भी वो बेचेंगे, जिससे उनका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दूसरा आता है बच्चों डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे प्रोड्यूस करें, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव का टेक्निक का इस्तेमाल करें, जो उनको सस्ता लग रहा होगा, है ना। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर लेबर को ला रहे हैं, ठीक है, वो उनको थोड़ा महंगा अगर पड़ रहा है, क्या करेंगे, वो मशीन्स लेके आएंगे। तो बोला है एन एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर्स इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। यही बताया था हमने, जहां पे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा है, वही तकनीक लेके आएंगे।
इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप, अगर लेबर उनको सस्ता पड़ रहा है तो वो क्या यूज करेगा, ही विल यूज लेबर इंटेंसिव मेथड, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। और यदि लेबर इज रिलेटिवली कॉस्टलियर, अगर उसको लगता है कि जो हाँ भाई लेबर है ये तो महंगा पड़ रहा है, ही विल यूज कैपिटल इंटेंसिव मेथड, तो वो मशीनरी मेथड इस्तेमाल करेगा, मतलब मशीन से प्रोडक्शन करेगा। दस द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि कॉस्ट किस में कम लग रही है, जिसमें कॉस्ट कम लग रहा है उसी की सहायता से वो आगे क्या करेंगे मेरे बच्चों, प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट, अब आती है बात डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे, जिसके जेब में पैसा हो, क्योंकि क्या करना है उन्होंने, प्रॉफिट कमाना है, तो उन्हीं के लिए तो गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे जिनके जेब में पैसा है, जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं। जिसके जेब में पैसा ही नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उनके लिए बनाएंगे क्या, तो बोला गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी। लिखा है साफ साफ, द बाइंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर। तो हाउ मच इनकम ही विल बी एबल टू मेक डिपेंड्स not only on the amount of work he does and the prices of the factor he owns but also on how much property he owns, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड उसके ऊपर भी करता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है ना। तो जिसके पास ज्यादा इनकम है, हायर द इनकम, हायर विल बी हिज बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी हिज डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल। तो जिसके पास क्या प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, ठीक है, पैसा भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और वो क्या करेगा, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज भी पैसा खर्चा करेगा, है ना, ज्यादा डिमांड करेगा गुड्स और सर्विसेज का। लास्ट था हमारा डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। अब हमें पता है जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, कंजम्पशन करता है, अपना पैसा किस में खर्च करता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में करता है, और फिर जो बचता है उसको क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं या बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अपना पैसा लगाता है मार्केट में। कंज्यूमर्स सेविंग अमॉन्ग अदर फैक्टर्स आर गवर्न बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब कंज्यूमर जो सेविंग करता है, बैंकों में सेविंग कर रहा है मान लो, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है जो मार्केट में चल रहा है। हायर द लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा होगी, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। हायर विल बी द सेविंग, वही लिखा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन द, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, कि जो उन्होंने पैसा दिया है मार्केट में लोन के तौर पे दिया है, उसको अब रिटर्न कितना मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ही नहीं। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, मतलब द रिटर्न ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने लगाया, जो पूंजी उन्होंने लगाया, जो लोन दिया, उसके ऊपर अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम्स थे, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी जो हमने देखा, ये किस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, इनको हमने डिटेल में देखा। समझ में आ गया बच्चों? आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें भी वही करना है, आपने मेन पॉइंट का ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है मेरिट, कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब इंडिविजुअल,
एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। तो यही हमने पढ़ा था, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड बाय क्या है, इंडिविजुअल के द्वारा, प्राइवेट के द्वारा, और ये ऑटोमेटिकली काम करता है किसके अनुसार, प्राइस मैकेनिज्म के अनुसार। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, क्या पढ़ा था हमने सर, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, है कि नहीं बच्चों। आगे बोला है द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। अब जैसे आपको पता है कि जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो मैंने बात करी है, ठीक है, तो रिसोर्स जो है वो अपने तरीके से जो इंडिविजुअल है वो इस्तेमाल कर सकता है ना। हमने यही पढ़ा था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, क्या करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी को क्या चाहिए कैपिटलिस्ट में, प्रॉफिट मोटिव चाहिए। तो बेटा वो क्या करेगा, ग्रेटर एफिशिएंसी से काम करेगा, ये पूछा जा सकता है, मतलब ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत दिल से लगा के काम करेगा, है कि नहीं है, ज्यादा टाइम देगा, इंडिविजुअल है, अपना काम है, प्रॉफिट उसी को मिलना है, और काम के बदले जब वो काम करेगा ज्यादा तो काम के बदले उसको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्रीडम है उसके पास चूज करने के लिए प्रॉपर्टी का। अगला क्या है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है। दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब प्रॉफिटेबल। यहां पे कहने का मतलब क्या है, बोला इस प्रोसेस के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो क्या होगा, फास्टर होगा। ये पूछा जा सकता है, बताओ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी डैश अंडर कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो क्या होगा, फास्टर होगा। क्यों होगा बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, है ना। जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उनको क्या लगेगा, नहीं यहाँ पे प्रॉफिट है बोलकर, ठीक है। तो जब उनका प्रॉफिट हो रहा है तो एज अ होल इकोनॉमी का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, नहीं होगा सर, डेफिनेटली होगा, ठीक है जी। तो यूएसए में जाके देख लो, यही चीज है। रिसोर्सेस आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। बोला है यहाँ पे जो रिसोर्स है, रिसोर्स का इस्तेमाल बस उन्हीं जगहों पे किया जा रहा है जहां पे वो मोस्ट प्रोडक्टिव है ना। मान लो कि अब गाड़ी बनाओ, गाड़ी बना के फायदा उनको लग रहा है, ज्यादा बिकेगी, तो रिसोर्स का इस्तेमाल क्या करेंगे, गाड़ी बनाने में लगेंगे, कर देंगे वो, क्लॉथ में नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पे उनको का फायदा नहीं दिख रहा है। तो दिस रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन, ठीक है, ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे वेस्टेज नहीं करेंगे, ठीक है, राइट अमाउंट जो चाहिए उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कहा क्लॉथ का जो है कम कर देंगे बिल्कुल, और ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर देंगे किसमें, गाड़ी बनाने में। तो इसको कहा जाता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमें पता है रिसोर्स क्या स्कैर्स है, तो भैया उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको पता है प्रॉफिट कमाना है हमने, तो रिसोर्स की बर्बादी होने नहीं देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि यहां पे वो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखेंगे, एंड मिनिमाइज, मिनिमाइज क्या करना चाहेंगे, कॉस्ट एंड वेस्टेज, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना चाहेंगे और सोचेंगे नहीं भाई हमारा जो कॉस्ट लग रहा है, जो वेस्टेज हो रहा है वो कम हो। उसके बाद बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज, ठीक है, एज एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मिनिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर कॉस्ट इफेक्टिव। अब बच्चों हर एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, क्या करेगा, वो सोचेगा कि मेरा जो कॉस्ट है ना, जैसे गाड़ी को बनाने में जो मेरा खर्चा लगे कम से कम लगे, तभी तो मेरा ज्यादा मुनाफा होगा, है कि नहीं। अब वो देखो जैसे लेबर हो गया, अगर वो देख रहा है कि भैया मुझे, है ना, एक गाड़ी को बनाने के लिए मुझे 50 लेबर रखने हैं, तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। बट अगर इस 50 में से मैं सिर्फ 2 लेबर को रखूं और उसकी जगह पे एक मशीन ले आऊं, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, कम पड़ रही है, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने इकोनॉमिक डिसीजन सही से लिया है, आपने सोचा है कि हाँ भाई नहीं भाई गाड़ी बनाओ तो मेरा इसमें प्रॉफिट होगा,
इसके आगे डिमांड आने वाली है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उसको इंप्लीमेंट, जो आपने डिसीजन लिया है उसको इंप्लीमेंट करने पर आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, चलो कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर टू ब्रिंग इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। अब मैंने आपको पहले ही कहा कंज्यूमर्स को एक फायदा होता है। अगर मान लो मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब सिंगल, अगर सिंगल प्रोड्यूसर है या मान लो सिंगल सेलर है, तो वहां पे कंज्यूमर के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मजबूरन उसी से लेना है, चाहे प्राइस कुछ भी हो। बट मार्केट के अंदर अगर कंपटीशन है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा मार्केट के, तो हम वहां पे जाएंगे, ठीक है, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी भी मिल रहा है और कम पैसे भी पे करने पड़ रहे हैं। प्रोड्यूसर भी क्या चाहता है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा एक रीजनेबल प्राइस में। तो बोले दीज अलोंग विथ फ्रीडम ऑफ चॉइस इंश्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। समझ में आया? दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको आपका हायर होगा। आगे बोला कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब मान लो जैसे जैसे आप नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, बट आप एक अकेले मान लो अलग से क्या कर रहे हो, एक नया आइडिया लेके आ रहे हो, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, अपने कंपटीटर से हटकर कुछ नया लेके आ रहे हो, तो क्या होगा, उससे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। द कंट्री एज अ होल बेनिफिट्स थ्रू ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट्स, है ना। आप नए नए टैलेंट्स को लेके आ रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च को लेके आ रहे हैं, नया रिसर्च किया आपने, तो इससे क्या होगा, आपको तो फायदा हो रहा है, बट एज अ होल देश को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। नए नए टैलेंट जाग रहे हैं, नए नए रिसर्च डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद बोला कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एज सच एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब ये आजादी है उनको, गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है। देयरफॉर द पार्टिसिपेंट्स एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे है ना, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, ठीक है, कंज्यूमर जो है कुछ भी ले सकता है ना, कुछ भी कंजम्पशन कर सकता है, प्रोड्यूसर कुछ भी बना सकता है, गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है ना। तो बोला यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब पावर, सिंगल पावर मतलब अपनी पावर, किसी के सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर उसको रहने की जरूरत नहीं है। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेस एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या, ध्यान से समझना इसका मतलब, रिवॉर्ड्स ऑफ मेन ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है। बोला कैपिटलिज्म के अंदर रिवॉर्ड मिलता है, किनको मिलता है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो मेहनत से काम कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव, जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे एंटरप्राइज को क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अब बोला है एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट, अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, तो उसको पनिश भी मिलता है, उसको लॉस भी भुगतना पड़ेगा एंटरप्राइज को, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आता है 12th नंबर, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। मतलब यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा भैया ये बिजनेस चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, है ना, डेमोक्रेटिक है, आप आजाद हो, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से काम कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, ठीक है, तो नो डिक्टेटरशिप। आखिरी बोला है द कैपिटलिस्ट सेटअप encourages enterprises and risk taking and emergence of an entrepreneurial class willing to take a risk। तो यहां पे क्या बोला है, हमने एक चीज पढ़ा है, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट, सही बात है। तो बोला कैपिटलिस्ट के अंदर ना आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा, है ना, आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा, दिखा है ना। द कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, तो सेटअप करता है एंटरप्राइज को, एनकरेज करेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए, बट उसके लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो एक नया क्लास आ जाता है एंटरप्रेन्योर क्लास, जहां पे वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क किस लिए लेते हैं, ताकि उनका ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है बच्चों। डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है कैपिटलिज्म में, जिसे हम डिसएनोमलीज भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट कि देयर इज वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म।
अब कैपिटलिज्म के अंदर, ठीक है, क्या होता है, बोला है जो लोगों के बीच में भेदभाव देखा जाता है, इनजस्टिस देखी जाती है, सोशल इनजस्टिस। कैसे? अब मैंने आपको समझाया था कि इसके तहत जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है ना, एक प्राइवेट के द्वारा किया जा रहा है, और उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो अर्थात वो वही गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे जिससे क्या होगा, उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वो गुड्स बनाते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो उनके लिए बनाया जा रहा है गुड्स जिनके पास जेब में पैसा है, और जिनके पास जेब में पैसा नहीं है उनके लिए नहीं बनाया जाता है, मतलब वेलफेयर के लिए नहीं बनाया जाता है ना। जैसे आपका हेल्थ के ऊपर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे दो क्लासेस आ जाते हैं, एक होता है रिच आ गया और एक हो गया आपका पुअर। इनमें भेदभाव हो जाता है, दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, एक रिच जिसमें हम एक कहेंगे हैव्स और दूसरा है बच्चों हैव नॉट्स। अब वही चीज का, इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। तो दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक हैव्स जिनके पास पैसा है, जो कि हम आप मान सकते हो अमीर लोग, एंड द हैव नॉट्स, सोइंग द सीड्स ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है ना, सोशल इंजस्टिस की बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिच का ध्यान रखा जा रहा है, उनके जेब में पैसा है, उनके लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिमेरिट है। नेक्स्ट बोला, अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे प्रेसिडेंस का मतलब हो गया कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है, जो प्रॉपर्टीज राइट है या प्रॉपर्टी राइट्स है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट्स। मतलब ह्यूमन का वेलफेयर ज्यादा नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स को ज्यादा देखा जाएगा, पैसों को ज्यादा देखा जाएगा। इंसान मर रहा है, मरने दो, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उस चीज को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आगे बोला मेरे बच्चों, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपिचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। तो वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज यहाँ पे बताया गया, बस घुमा के बताया। यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाता है ना, मतलब दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, एक गरीब और एक अमीर। इनके बीच में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं सबको बराबर नहीं मिलती, अनफेयरनेस देखने को मिलता है। जिसके पास पैसा ज्यादा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है तो नहीं। सिर्फ मतलब यहाँ पे क्या, प्रॉफिट मोटिव को ही ध्यान में रखा जाता है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, वही चीज आगे दोबारा, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बिकॉज अंडर अ कैपिटलिस्ट सेटअप द एम क्या होता है उनका, प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोगों का भले का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा स्कूल्स हो गए आपके, है ना, हेल्थ की बात हो गई, उन चीजों में देखेंगे, वो उन चीजों पे जाएंगे जहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, जैसे मैंने बताया रिच और पुअर, हैव और हैव नॉट्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी दिख रहा है ना, किसी के जेब में बहुत पैसा है तो किसी के जेब में बिल्कुल नहीं है। द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या देखो, जो लोगों का जो रियल नीड्स है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं अल्कोहल, ठीक है, इसका प्रोडक्शन वो ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड ज्यादा है मानता हूं मार्केट में, और इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा ज्यादा। क्या ये रियल में नीड है? नो सर। तो रियल नीड पे बोला ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान किस पे दिया जा रहा है, हाँ, ऐसी चीज में जिससे उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बोला है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। ठीक है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जो मेहनती से काम कर रहा है वो तो ठीक है, जैसे सोशलिस्ट में क्या होता है जो हम आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट में, है ना, उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है, काम करो नहीं करो चल जाता है। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसमें क्या होगा, सोशलिस्ट में सबको इक्वल, बट यहाँ पे क्या होगा, जो मेहनत कर रहा है ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको निकाल देंगे, उसको एक्सप्लॉयट कर देंगे। ठीक है, अगर बोला जा रहा है जैसे मान लो कि भैया तेरे को 14 घंटा काम करना है, वो मना कर देता है तो निकल जा भाई, है ना। वेरी ऑफन दिस लीड्स टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, लिखा ही है, जिसके कारण स्ट्राइक्स लॉकआउट ये देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, तो मोर एवर देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस मेक वर्कर्स मोर वल्नरेबल। तो वर्कर्स क्या यहाँ से आसानी से उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे बोला है, कंज्यूमर सोवर्निटी इज अ मिथ एज अ कंज्यूमर्स ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन।
इसका मतलब है कंज्यूमर की जो पावर है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इस कंज्यूमर पावर ही सब कुछ है, यही पढ़ा था हमने कैपिटल्स के अंदर। कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है वही चीज प्रोड्यूसर क्या करेगा, बनाएगा, ताकि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बट यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि जो कंज्यूमर सोवर्निटी है, मतलब कंज्यूमर की जो पावर है, वो एक छलावा है, दिखावा है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, देखो जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, उसको तो क्या करना है, प्रॉफिट से मतलब है। अब वो अपने प्रोडक्ट में कई एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट कर देता है ना, जो कंज्यूमर को पता नहीं चलता है। कई सारी ऐसी चीज कर देता है जो कंज्यूमर को पकड़ में ही नहीं आएगा, है ना, मिलावट भी करेगा और महंगा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा कि एक्सेसिव कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव वर्क अगेंस्ट कंज्यूमर वेलफेयर। तो यहाँ पे कंज्यूमर का वेलफेयर देखने को नहीं मिलता है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी पढ़ाया, रियल नीड, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है बोला है। नेक्स्ट कहीं ना कहीं बोला देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेस वेजेस गुड्स जो है वो कम प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि वहां पे लो प्रॉफिटेबल या लो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बोला लेस ऑफ मेरिट गुड्स, है ना, मेरिट गुड्स कम बनाएंगे, जैसे ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एजुकेशन हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस। जबकि ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर पॉजिटिवली हार्मफुल टू द सोसाइटी, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, मान लो सपोज, विल बी प्रोड्यूस एज दे आर मोर प्रॉफिटेबल। तो जैसे यूएस के अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए वो ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, रियल नीड पे काम नहीं किया जा रहा है ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन। अब जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं, है ना, तो डेफिनेटली जब उनको लगता है कि नहीं अभी हमें ये प्रोडक्शन करना है, कर लेते हैं। कभी लगता है नहीं ये प्रोडक्शन बंद करना है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं। इसको भुगतना किसको पड़ता है, कंज्यूमर को। ठीक है ना, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा कई बार, ठीक है, या कम प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। इज वेरी कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। आप देखते हो ना, सुनते हो अक्सर कि भैया यूएस में है कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, इतने जनों को एक साथ निकाल दिया। इंडिया में भी है, बट एज कंपेरिजन टू जो आपका कैपिटलिस्ट कंट्री है वो कम है थोड़ा। दिस रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ ह्यूमन माइजरी, भूखमरी हो जाती है इससे। नेक्स्ट बोला देयर इज एनर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एज फर्म्स स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स ऑफ प्रमोशन एक्टिविटीज। अब बोला है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्राइवेट हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल ले लो आप, वो लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, उसको सेल प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्च कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या वेस्टेज है प्रोडक्टिव रिसोर्स का। ठीक है, उस पैसे का कहीं और भी काम कर सकते हैं, वो वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं, तो ये वेस्टेज है। नेक्स्ट बोला कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज एज लार्ज फर्म्स में बी एबल टू ड्राइव आउट स्मॉल वंस बाय फियर और फॉल मीन्स। अब क्या होता है, धोखाधड़ी से, है ना, या तो मान लो कई बार क्या होता है, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भैया हम ही रहेंगे खिलाड़ी, तो जो छोटे छोटे जो फर्म्स हैं वो मार्केट से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, है ना, उनको या तो गलत तरीके से, या फियर मीन्स का मतलब यहाँ पे हो गया, या तो अपना कॉस्ट में कुछ ऐसा कमी कर देते हैं, है ना, कॉस्ट में कमी कर देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकना शुरू हो जाए। तो बोला किसी न किसी तरीके से कैपिटलिज्म क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, मतलब 4-5 फर्म हो गए मिलके, 4-5 बिजनेसमैन, उन्होंने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दी है। ठीक है, और ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए कि जो दूसरा और कोई बना ही नहीं पाएगा, जिससे जो छोटे छोटे फर्म है उनको नुकसान होगा, वो मार्केट से अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला एक्सेसिव मेटलिज्म एज वेल एज कंस्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अच्छा, एक्सेसिव मेटलिज्म का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है बाइंग मोर गुड्स देन नीडेड। अब मतलब एक्सेसिव मेटलिज्म मतलब ज्यादा सामान खरीद लिया बट उतना मुझे चाहिए नहीं, अपना दिखावे के लिए, है ना, कई बार होता है अपना दिखावे के लिए चीज ज्यादा खरीद लिया बट उतनी चीजों की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वेस्टेज हो रहा है ना, कंस्पिशियस मतलब वो दिखावे के लिए। एंड अनएथिकल कंजम्पशन, अनएथिकल कंजम्पशन था हार्मफुल कंजम्पशन, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हार्मफुल कंजम्पशन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जिससे मान लो पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा कुछ कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा गुड्स बन रहा है ना, कुछ हार्मफुल कंजम्पशन मतलब ऐसा कुछ कंजम्पशन के गुड्स बन रहे हैं मान लो इस तरीके से, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जहां पे आपको चाइल्ड लेबर देखने को मिल रहा है, इनको लगा दिया काम पे, ठीक है, इससे बोला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है।
डिग्रेडेशन मतलब बर्बादी, एनवायरनमेंट में भी क्या बर्बादी आने लगता है। पॉल्यूशन होगा तो डेफिनेटली क्या लोगों का जो हेल्थ है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, पानी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज बोले देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों। सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके फीचर्स हमने देख लिया, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या थे वो सारा चीज हमने देख लिया। अब जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल, माइंस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ये सारे अब ओन किए जाएंगे किसके द्वारा, होल कम्युनिटी के द्वारा, है ना। दैट इज उसको हम कहते हैं स्टेट, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बात करें बच्चों इस कंसेप्ट की, ठीक है, वॉज प्रोपाउंडेड तो किसके द्वारा दिया गया था, बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन देयर वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी 1848 में, तो वहां पे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जो कंसेप्ट अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोग को, वो सारे कंसेप्ट दिए गए थे, तो जो एक एक करके मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूं। क्या है, सबसे पहले बोला इस इकोनॉमी के अंदर बच्चों द मेटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे फैक्ट्रीज, कैपिटल हो, माइंस हो, एसेट्रा, आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब आपका क्या हो गया मेरे बच्चों, गवर्नमेंट। ठीक है, all members are entitled to get benefit from the fruits of such specialized plant production on the basis of equal right। तो जैसे हमने क्या देखा था कैपिटलिस्ट के अंदर, हमने क्या देखा था, ठीक है, वहां पे सिर्फ हम बात कर रहे थे क्या, प्रॉफिट मोटिव का, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को वहां पे ध्यान में रखा जा रहा था जिसको मैंने नाम दिया था रिच। ठीक है, बट यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, तो कोई भी अगर बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट का जो फायदा है हर किसी को इकोनॉमी के अंदर मिलने वाला है। इसीलिए बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी को ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, कमांड किसके द्वारा किया जाएगा, एक किसके द्वारा, एक ही अथॉरिटी के द्वारा जो कि आपका स्टेट या गवर्नमेंट है। ठीक है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों, यहां पे क्या बोला, हियर द रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये समझाया था अभी, एंड देयरफॉर मार्केट फोर्सेस हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ किसके द्वारा होगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा होगा। ठीक है, और वो किस लिए करेगी, वो करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहाँ पे जो काम होता है वो होगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, सबको क्योंकि इक्वल राइट्स मिल रहा है। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, यही समझाया था। एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पे दिया जाएगा। ठीक है, हेंस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्लानिंग अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो एक प्लान के तहत, ठीक है, एक प्लान के तहत जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थे हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोविजंस लाने, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ पे सबके भले के लिए काम होगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम नहीं होगा। ठीक है जी बच्चों, चलिए सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर। सबसे पहला बोला मेरे बच्चों कलेक्टिव ओनरशिप। हमने अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या देखा था, ठीक है, जो पावर थी, है ना, या हम कह सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो कुछ ही के हाथों में था, है ना, प्राइवेट हैंड्स में था। जैसे स्मॉल फार्म्स हो गया, वर्कशॉप हो गया आपका, ठीक है, आपका ट्रेडिंग फार्म्स हो गया, ये प्राइवेट हाथों में था। बट हम लोग जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिव ओनरशिप होगा, एक साथ सब होंगे। ठीक है, और इसको कंट्रोल किया जाएगा किसके द्वारा, एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, यहाँ पे सोशल ओनरशिप की बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या लिखा है। तो बोले देयर इज ए कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आ गया, कलेक्टिव ओनरशिप होगा एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप एंड ट्रेडिंग फार्म्स विच में रिमेन इन प्राइवेट हैंड। ये पढ़ा दिया मैंने, ये सिर्फ कुछ प्राइवेट हैंड्स के हाथ में होता है, तो ये नहीं चलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशियो ओनरशिप, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन द केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो जो हमने मार्केट इकोनॉमी में पढ़ा था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा था,
है ना, यही पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है, कि सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाए। यहाँ पे सबका भला सोचना है। द रिसोर्सेज आर यूज टू अचीव सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब समाज का भी कल्याण हो और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ठीक है, दोनों चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद बोला इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बताया, देयर इज ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू सेट एंड अकम्प्लिश सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन देखरेख करता है, कौन डिसाइड करता है, ये सारी चीजें, कि समाज का भी भला होना है, सोसाइटी का भी भला होना है और इकोनॉमिक गोल्स भी अचीव हो सके, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड हाउ टू प्रोड्यूस एसेट्रा आर टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये डिसाइड कौन करेगा, मैंने आपको पहले कहा था, है ना, तो ये डिसाइड किया जाएगा एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, दैट इज गवर्नमेंट के द्वारा, आप कह सकते हैं। क्लियर है। आगे बोला एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, कंज्यूमर चॉइस नहीं, सबको बराबर अधिकार है। हमने कैपिटलिस्ट में क्या देखा था, है ना, कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है वही चीज ज्यादा बनाई जा रही है, जो मर रहे हैं मरने दो, जो रियल नीड है वो नहीं ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रॉफिट हो रहा है वो चीज बनाई जा रही है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपको फ्रीडम मिलेगी, किससे, हंगर से इज गारंटेड, लिखा है साफ साफ, सबके पास काम होगा, बट सबको इक्वल देखा जाएगा। बट बोला है कंज्यूमर सोवर्निटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बट हमने क्या देखा था, हमने देखा था कैपिटलिस्ट में ये चीज मिल रही थी, कंज्यूमर को पावर दिया जा रहा था। बट बोला यहाँ पे ऐसा कंज्यूमर को कोई पावर नहीं दिया जाएगा कि भैया सिर्फ सिलेक्टेड गुड्स ही बनाया जाए, कि सिर्फ लग्जरी गुड्स ही बनाया जाए, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन, ठीक है, वहां पे क्या था, जो चीज आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वही चीज बनाया जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, चॉइस नहीं है। द राइट टू वर्क इज गारंटेड, लिखा ही है, बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज क्या बोला, राइट टू वर्क, ठीक है, आपको ठीक है काम मिलेगा, बट अपनी मन पसंद का कोई भी काम आप, है ना, ऐसा नहीं चलेगा कि आप चाहते हो कि मैं ये काम करूं, ये ऑक्यूपेशन करूं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है बोला है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अल्कोहल खोलना चाहते हो तो बस वो खोल दो, नहीं, ये डिसाइड करने वाला कौन है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे एक ही आपका वर्क का गारंटेड है। जैसे हमने वहां पे क्या देखा था, जो ज्यादा मेहनती कर रहा है, जो काम कर रहा है, ज्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है, वो रखा जाएगा, बाकी सबको ड्राइव इन आउट किया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिस आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि उनको क्या ध्यान रखना है, सोशियो इकोनॉमिक गोल्स बिफोर द नेशन, समाज का भी कल्याण करना है और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है, ठीक है। आगे आ गया रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिलेटिवली इक्वलिटी ऑफ इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिले, कोई भेदभाव ना हो। उसके बाद मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, बोला है जो प्राइस मैकेनिज्म का जो रोल होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन इसका सेकेंडरी रोल है टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स। अब मान लो क्या होता है कि अगर स्टॉक पड़ा है, बहुत ज्यादा सरप्लस पड़ा है, तो क्या करना है, उसको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी प्राइस सेट की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वो बिक सके, है ना, डिमांड और सप्लाई के अनुसार वहां पे काम होगा। तो ये तो सेकेंडरी रोल है, बट मेनली जो प्राइस होगा डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, वो किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं है। और उस प्राइसेस को हम कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस, दिखाइए, द प्राइस प्रेवरिंग अंडर सोशलिज्म, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस, ठीक है। और जो हमारा कैपिटलिस्ट के अंदर था वो था हमारा प्राइस मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, अब यहाँ पे देखो सोल एंटरप्रेन्योर है, कौन है, सब डिसाइड करने वाला एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी दैट इज गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं होगी, तो वही चीज लिखा है कि सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन अंडर सोशलिज्म, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से देश आते हैं, कहा द ईस्टवाइल यूएसएसआर, ठीक है, was an example of socialist economy from 1917 to 1990 के बाद तो ये ब्रेक हो गया था, है ना। तो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को
मिलती है। बट मैंने कहा कोई भी इकोनॉमी प्योरली सोशलिस्ट नहीं होती है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द फीचर्स मिलते हैं। अगर बोला इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट, साफ साफ लिखा है। बाकी हाँ कुछ है ज्यादा फीचर्स मिलते हैं सोशलिस्ट से, उनमें से कौन कौन है? वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? तो कुछ नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स सारे याद रखने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से।